हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप सो आप सब ठीक होंगे बच्चे। जैसे कि आपको पता है कि पेपर आपका 4 तारीख को अकाउंट्स का आ चुका है, तो मैं आपके लिए जीएसटी की छोटी सी अमेंडमेंट्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बड़ी अच्छी खबर आपके लिए, कोई इनकम टैक्स में अमेंडमेंट्स नहीं है। जीएसटी में भी लिटिल बिट इन्होंने दिए तो 25 पेजेस हैं, बट बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी है। आप अपना अकाउंट्स पढ़ते रहिए बच्चे, और फिर कहूंगा प्लीज डोंट ओपन द टुडे क्लास। आप आराम से पेपर के आगे भी इसको 15-20 मिनट में फटाफट देख पाएंगे कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं। मैं फटाफट की लाइट या मेन मेन जो हाईलाइट्स हैं वही आपको बता पाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट पेज एक ओवरऑल ब्रीफिंग होता है कि फाइनेंस एक्ट कौन सा आपको एप्लीकेबल है, एंड इसमें कौन कौन सी डेट से लेके अमेंडमेंट्स आपके ऊपर आएंगी पेपर में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ, 1/11 से लेके जैसे कुछ सिग्निफिकेंट नोटिफिकेशन लगा लो या सर्कुलर्स लगा लो, कब इशू है बच्चे? 1/11/24 से लेके, वैसे करते 1 अक्टूबर 24 के बाद 28 फरवरी तक जो भी अपडेट है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। देन पहला चैप्टर आता है हमारे ऊपर, चार्ज ऑफ जीएसटी सिंपल भाषा में, जिसमें आरसीएम की बात हुई थी 16, 18, 20। हमने कुछ सर्विसेज पढ़ी थी जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल है। सिंपल भाषा में कौन? जिसमें जीएसटी सरकार को कौन पे करता है बच्चे? रिसिपिएंट। तो यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, सीधा आपको सर्विस का नाम बताता हूं। अंदर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेट्स होती हैं, किस दिन एप्लीकेबल है, हमें डेट तो नहीं पूछा जाएगा। एंड बस इतना पता है, आज के बाद इसके ऊपर क्या लगेगा? आरसीएम। मे बी ये हो सकता है कि ऑलरेडी हमारी बुक्स में एडिशनल ऐड हो, बट एक बार देखने में क्या हर्ज है बच्चे। नंबर 1, 4 नंबर है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ, मैं की लाइट वर्ड बोल रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप। कौन सा वर्ड है? जो स्पॉन्सरशिप करवाते हैं। 2, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, हम दे कौन सर्विस हैं? स्पॉन्सरशिप की दे रहे हैं। टू किसको दे रहे हैं? किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी पार्टनरशिप फर्म को। सप्लायर कौन है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बस अदर देन क्या चाहिए बच्चे? बॉडी कॉर्पोरेट। अदर देन क्या चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला सर्विस कौन है? कोई बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको हम सर्विस दे रहे थे, या कोई पार्टनरशिप फर्म है, किसके अंदर? टैक्सेबल टेरिटरी। ये अब किसके अंदर कवर होती है? आरसीएम। नंबर 2, 5 AB, सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, किसकी बात करी जा रही है? रेजिडेंशियल घर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग छोड़कर अगर आप कोई किराए पे बिल्डिंग देते हैं। देखो, बिल्डिंग देने वाला व्यक्ति क्या होना चाहिए? अनरजिस्टर्ड। जैसे मैं कहूं मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने एक पंचकुला में एक शोरूम ले लिया, घर नहीं, घर लेंगे तो उसकी अलग बात होगी, शोरूम ले लिया, मैं अनरजिस्टर्ड हूं, मैंने उसको किराए पे दे दिया, तो उसमें जो किराएदार आएगा, टेनेंट आएगा, वो कोई ना कोई क्या करेगा बच्चे? बिजनेस करेगा। बिजनेस करेगा तो पहली बात अजम्पशन है वो कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये सेक्शन या पॉइंट उस पर एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। एंड रजिस्टर्ड तो हो, पर रजिस्टर्ड अदर देन कौन सा चाहिए? जो कॉम्पोजिशन में है उसको छोड़ के, बिकॉज कॉम्पोजिशन वाला तो टैक्स पे ही नहीं करता, वो तो अलग से 1% वगैरह समथिंग पे करता है, आपको पता है। वो नहीं होना चाहिए, मतलब जो यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, मैं कहना चाहूंगा रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कॉम्पोजिशन, अदर देन कॉम्पोजिशन डीलर, यह रहेगा। तो ये दो पॉइंट्स आपके पास थे। ये पैरेलल अमेंडमेंट बताया जाता है, आरसीएम की करेगी ट्रेनिंग रिलेटेड टू स्पॉन्सरशिप, वही सिंपल यहाँ पे लिखा जाता है। देन ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, पेपर में आ सकता है एज अ इशू बन के। क्लैरिफिकेशन है विद वेदर डीडीए, वैसे तो ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक नाम बोल रहा हूं मैं तो आपके आगे, और भी इसकी फुल फॉर्म्स हो सकती हैं। कैन बी ट्रीटेड एज अ लोकल, तो बनता तो वही है। लोकल अथॉरिटी के अंदर ना, लोकल अथॉरिटी वैसे म्यूनिसपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, आपका कॉर्पोरेशन हो गई, वहीं से कंसेप्ट आ गया डीडीए। नाम क्या है? दिल्ली डेवलपमेंट, जो दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए अथॉरिटी बना दी। वो कहते हैं जी हम भी लोकल अथॉरिटी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, बना दो, उनको भी कहते ना। कई सर्विसेज आपने पढ़ी हैं 243G 243W वाली कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, जो गांव या म्यूनिसपैलिटी वाली, उनको जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ एग्जाम्पशन में है, कुछ माफ में है। तो इन्होंने क्या कहा, पूछा, क्वेश्चन मार्क है, सर्विसेज सप्लाइड बाय एलए टू अ बिजनेस एंटिटी आर टैक्सेबल अंडर आरसीएम। आती हैं गवर्नमेंट द्वारा सर्विस दी गई किसी बिजनेस एंटिटी को, इसमें आती हैं आरसीएम में, अकॉर्डिंग टू एंट्री नोटिफिकेशन नंबर। तो इशू क्या था? विच अरोज फॉर कंसिडरेशन वाज वेदर डीडीए कैन बी ट्रीटेड एज अ एलए। तो उन्होंने आंसर क्या दिया? एलए का मतलब, लोकल अथॉरिटी का मतलब वही है जो हमने सिमिलरली हमने लॉज में, बेयर एक्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, लाइक सेल्फ इलेक्टेड गवर्निंग बॉडी एज म्युनिसिपल कमेटी एंड विच इज इंटरेस्टेड विद कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका? म्युनिसिपल या कोई लोकल फंड, कैन बी टर्म्ड एज क्या बनेगा? लोकल अथॉरिटी। तो आंसर इज क्लियर कट, हैशटैग। दस इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट डीडीए कैन नॉट बी ट्रीटेड एज क्या? एलए अंडर जीएसटी। डीडीए कैन नॉट मीट द
डेफिनेशन ऑफ किसका, विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एलए एज पर सेक्शन डेफिनेशन एक्ट जो भी है। तो कल को पेपर में अगर डाउट आता है पूछेगा डीडीए आपके लिए लॉ अथॉरिटी है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जो लॉ अथॉरिटी पे लगता है, चाहे वो एग्जाम्पशन को लेके, चाहे वो टैक्सेबिलिटी को लेके, चाहे कोई माफी को लेके, वो उस पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा जब वो एलए है ही नहीं, जब डीडीए को हमने लोकल अथॉरिटी ही नहीं माना। तो ये आपका पहला चैप्टर, मतलब सीधा 1 और 2 छोड़कर थर्ड चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंगली, हमारी बुक में भी थर्ड ही है, चार्ज ऑफ जीएसटी में 2 पॉइंट, स्पॉन्सरशिप एंड द रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल। बस देने वाला कौन, लेने वाला कौन, चेक करना पड़ेगा। एंड एक ये स्टेप डीडीए को लेके। देन अगला चैप्टर में बात कर पाऊं प्लेस ऑफ सप्लाई, इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आया है, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ जो ऑनलाइन सर्विस सप्लाई करते हैं बाय द कौन, सप्लायर ही करेगा ऑनलाइन सर्विस सप्लाई टू किसको, अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट। अपने जैसे लोग, मैं कोई ऑनलाइन सर्विस लेता हूँ, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, कोई रिटर्न भरवाने की, या कोई अपने लैपटॉप पे सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस अपना अपलोड करवाने की, डाउनलोड करवाने की, मैं अनरजिस्टर्ड हूँ। और मुझे सप्लाई करने वाला सर्विस सप्लायर कौन है, वो ऑनलाइन सर्विस देता है, वो आता नहीं है, घर बैठे बैठे कर देता है। देन पॉइंट क्या है, ये आपने कुछ नहीं पढ़ना होता, कोई बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, कोई बेयर एक्ट नहीं, मैं साफ कह रहा हूं, टाइम वेस्ट प्लीज मत कीजिएगा। आप इसको ही 2 मिनट सुन लेंगे बस, सिर्फ करक्स ये है, करक्स ये है, अगर आप ध्यान सुनेंगे इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो, सप्लायर ऑफ ऑनलाइन सर्विस टू रिकॉर्ड द बस पहला पॉइंट, रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ए मतलब नहीं रखता कि मैं उसको 10 रुपए का सामान बेच रहा हूँ ऑनलाइन, चाहे 50 का, चाहे 100 का। सप्लायर बस एक काम करेगा, सप्लायर बस एक काम करेगा, ज्यादा तो नहीं कर पाएगा बेचारा, रिकॉर्ड द नेम ऑफ स्टेट। अब इतना तो यार कोई बुरी बात भी नहीं है, हम किसी से बात करते हैं तो ये भी पूछ लेते हैं भाई तू कहाँ से बोल रहा है, अलबत्ता जीरकपुर तो ऐसे समझ नहीं आएगा, जीरकपुर बेटाना कहाँ से भाई, स्टेट पंजाब, ओके दैट्स इट, पंजाब हो गया। देन नेम ऑफ स्टेट शेल बी डीम क्या मान लिया जाएगा, एड्रेस, वही आपके लिए क्या मान लिया जाएगा, एड्रेस, इसी से आपका क्या आएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर ये भी नहीं है तो लोकेशन ऑफ क्या मान लिया जाएगा, रेसिपिएंट। आई थिंक सो इट्स वेरी गुड फॉर यू। तो यही इसी को हम क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जो एड्रेस पाया गया यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और यही इस पूरे बॉक्स में यहाँ पे बच्चे पूरा एक्सप्लेन है, नथिंग टू बी चेंज। मैं सीधा आपको करेक्ट बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, क्यों उलझोगे पेपर में भाई, ये लाइन लिख के आनी अपने 3 वर्ड, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंगली इन सच केसेस प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी कंसीडर्ड एज लोकेशन ऑफ द किसका, रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज एज पर प्रोविजन जो भी एक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे। कोई डाउट है तो यू कैन टैकल, अदरवाइज आपके सामने मैंने बता दिया था। यहाँ पे भी है, irrespective of the value of the supply, the supplier is required to mandatorily record the name of the state of the unregistered recipient in the tax invoice in case involving supply of online money है, गेमिंग है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस बाय थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ईसीओ है। मतलब 3% यहाँ पे इन्होंने कवर करे, और बोल के कौन कौन से लास्ट में भी आएगा, ऑनलाइन गेमिंग है या ईसीओ है, या मैं लास्ट वाला कहना चाहूंगा ओ आई डी ए आर। वैसे जल्दी जल्दी ओ आई डी आर का कंसेप्ट हमारे सिलेबस में है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे चलें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो ऊपर उसने वर्ड कहा कि ये कहाँ पे होता है जी, ऑन द टैक्स इनवाइस, तो आप जानते होंगे आईटी चैप्टर में टैक्स इनवाइस में, और क्या आता है, एनी अदर डॉक्यूमेंट इशूड इन रिलेशन टू सप्लाई। जरूरी नहीं कि आप टैक्स इनवाइस ही देती हैं, समटाइम डेबिट नोट, ठीक है, कोई बिल ऑफ सप्लाई जो भी है, या आपका कोई बिल ऑफ एंट्री कहना चाहूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट आप देना चाहेंगे, आईएसडी इनपुट सर्विस जैसा भी आपका है। देन ये बॉक्स का कोई काम नहीं बचे, लीव इट कोई काम नहीं, इससे भी हमारा कोई काम नहीं, सब चीजें वही हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन है, बस ये पढ़ो। देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग केस ऑफ सप्लाइज टू अनरजिस्टर्ड, स्पेशली वर्ड इज अनरजिस्टर्ड, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा तो उसका फिर जीएसटी नंबर होगा, बात खत्म। द सप्लायर्स आर मैंडेटरली रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड, मैंडेटरली एमसीक्यू भी आ सकता है, नेम ऑफ स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ टैक्स इनवॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू, डजंट मैटर 2 रुपए का काम है, 3 रुपए का काम है, चाहे 1000 रुपए का काम है, ऑफ सच सर्विस, and to declare place of supply of the said service as the location of the recipient, उसी को place of supply हम मान लेंगे, location of the recipient based on the name of state of किसका, recipient in the details of outward supply, जो आप जीएसटी 1 भरेंगे, ठीक है, सेल्स आप रिटर्न भरेंगे, तो सप्लाई ऑफ ऑनलाइन डिजिटल सर्विस
प्रोवाइडर सर्विस या ऑनलाइन गेमिंग सर्विस, जो भी है। तो यहां तक कोई डाउट? और नीचे कुछ डेफिनेशन है, व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स एंड व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये दो अमेंडमेंट्स आपके सामने, छोटी जी की ऑनलाइन काम करते हैं तो अनरजिस्टर्ड बंदे को सप्लाई करते हैं, तो उसका बस यार मैंडेटरली स्टेट का नेम पता कर लीजिएगा, उसी को हम लोग आपका क्या मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। पिछले वाले में स्पॉन्सरशिप एंड रेंटिंग को लेके एंड डीडीओ को लेके, बस अब तक दो तीन अमेंडमेंट्स हैं। अब आ जाते हैं अगले पे, एग्जाम्पशंस। तो पता ही है क्या होता है, कुछ एग्जाम्पशन वर्ड हटाए जाते हैं कि पहले माफ था अब माफ नहीं है, या मोस्टली एक दो सर्विस एड ऑन करी जाती है। मैं ऊपर का पैरा कभी नहीं पढ़ता, ये क्लियर है। अमेंडमेंट्स में क्या है अगर आप देख पाएंगे 25 है, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट। आप कोई मीटर इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे कोई पानी मापने वाला मीटर, बिजली का बिल लाने वाला मीटर, जिससे हम पता चलता है कितने यूनिट्स कंज्यूम्ड हो गए। कोई अपना टैक्सी ड्राइवर पे कह सकते हैं जो मुंबई साइड पे चलती हैं कि मीटर कैब्स चलती हैं, तो मीटर बनाने वाली चीज ऑन किस पे, रेंट पे। टेस्टिंग फॉर मीटर ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटर्स एक्सेट्रा, जो वर्ड क्या है, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर सर्विस लाइंस, इशूइंग डुप्लीकेट बिल, जो भी काम करते हैं विच आर इंसिडेंटल और एंसेलरी टू द सप्लाई ऑफ, किसको लेके, ट्रांसमिशन। अब मीटर लगाना तो जरूरी है भाई, आपने तारे लगवा दी, खंबे लगवा दिए, पिलर्स लगवा दिए, लाइट पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया, मीटर कहाँ पे है, उसको मापेंगे कैसे? वो जो सर्विस दे रहे हैं, कोई कंपनी भी देती होगी डिपार्टमेंट्स को, या यहाँ पे वर्ड एंड कर दिया, अब और कर दिया, मतलब एंड कंपल्शन नहीं है, अब और भी चलेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड बाय कौन, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी और कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज टू देयर कंज्यूमर्स। तो जो कंज्यूमर्स को सर्विस दे रहे हैं मीटर लगाने की, उसके लिए कोई ना कोई चार्जेस सिक्योरिटी ली जाती है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लिया जाएगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग, आपके घर पे मीटर लगाए जाते हैं तो उसकी कोई फीस चार्जेस लिए जाते होंगे, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। हाँ, और पे एंड था और हो गया, चाहे वो सप्लाई ऑफ ट्रांसमिशन है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बोला गया। ये 69 नंबर, एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, ये ऑलरेडी बुक में है, ऑलरेडी बुक में है, दीज ऑल पॉइंट्स आर ऑलरेडी एडेड। ये नया पॉइंट एफ इन्होंने ऐड करा, अगर कोई ट्रेनिंग पार्टनर, देखो ये तो कौन है, खुद नेशनल स्किल डेवलपमेंट, नेशनल काउंसिल वाले हो गए, अवार्डिंग बॉडी हो गई जो रिकॉग्नाइज बाय नेशनल है, उनके द्वारा ही बंदे होंगे यार। अब नेशनल स्किल तो हर जगह पहुंच नहीं सकता, वो अपने द्वारा किसी ना किसी को क्या कर देते हैं, ऑथराइज। मैं एग्जांपल दे रहा था, एक आईएसओ सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने देखा होगा, हमने भी इंस्टीट्यूट में लगा रखा है। अब ये खुद तो नहीं काम करते, ये सर्टिफिकेशन का काम करते हैं। आईएसओ ने हमें सर्टिफाई कर दिया, साहिल जी आप किसी को भी सर्टिफिकेट दोगे ना कि इस बंदे को टैली आता है, तो हम मान लेंगे उसको टैली आता है। हाँ वो बात की बात है, टेस्टिंग करा के देखा जाएगा, बट उस सर्टिफिकेट की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसका ऑनलाइन रिकॉर्ड भी जनरेट होगा। तो ऐसे ही अब काम करने वाले कौन आ गए, एक ट्रेनिंग पार्टनर में जैसा बंदा, अप्रूव्ड बाय, ऐसा नहीं है और लिखा था ऑथराइज्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, एक सर्टिफिकेट लगाते हैं, हर दुकानदार लिखता है अप्रूव्ड बाय, ऑथराइज्ड बाय। कोई रेस्टोरेंट्स हैं तो FSSAI, ये फूड सप्लाई चेन से कनेक्टेड हैं, तो उनके द्वारा ऑडिटेड हैं या अप्रूव्ड हैं बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो आज के द्वारा वो ट्रेनिंग पार्टनर भी जो काम देगा या सिखाएगा, जो अप्रूव्ड है किसके द्वारा, नेशनल स्किल, तो जो कंसिडरेशन लेगा, ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये वर्ड ऐड हुआ, बाकी तो ये सारे वर्ड्स आई थिंक सो कॉपी हैं, मुझे कुछ नहीं लगा, ऐसे ने खुद ही। और 36 बी ने ऐड हो गया, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस, सर्विस ऑफ इंश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय कौन दे रहा है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जो अपनी तरफ से देते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, अगेंस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन, अगेंस्ट क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रीमियम देंगे सर, प्रीमियम पॉलिसी ले रहे हैं, मेड बाय कौन, मेड बाय कौन, इंश्योरर। और यहाँ पे किसकी बात चल रही है, कंपनी, या किसकी बात चल रही है, कंपनी, क्योंकि वो तो एक्ट है। अब कंपनीज जो इंश्योरेंस लेती हैं, किसी ना कोई डिपार्टमेंट तो होगा ना। अब मैं आपको कोई मोटर कार का या मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस देता हूँ, मैं एक कंपनी हूँ ए लिमिटेड, आप एक पर्सन है, आपने इंश्योरेंस ले लिया, नहीं हमारे ऊपर भी कोई हेड तो होगा ना, जैसे ईडा बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड एक एक्ट है, इंश्योरर उसको सर्विस देते हैं आउट ऑफ द प्रीमियम कलेक्टेड फॉर, किस बात के लिए, थर्ड पार्टी। एक्सीडेंटल से चिंता आपकी थोड़ी है, एक्सीडेंट से चिंता आपकी गाड़ी की थोड़ी है, वो तो आपका बम्पर टू बम्पर है, रिपेयर हो जाएगा। हमें डाउट है आपकी गाड़ी से कि दूसरे को नुकसान होता है थर्ड पार्टी से, ऑफ मोटर व्हीकल से। तो अगर आप ऐसा कोई इंश्योरेंस लेते हैं और कुछ कंसिडरेशन, कुछ प्रीमियम उस एक्ट को, उस गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं होगा। नेक्स्ट वन,
ये डेफिनेशन इंश्योरर का मतलब सेम मीनिंग एज डिजाइन, थोड़ा हाई फाई हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लाइक इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, कोई स्ट्रेचरी बॉडी जैसे हमारी एलआईसी है, कोई इंश्योरेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी बन सकती है, या कोई फॉरेन कंपनी जो इंगेज्ड है री इंश्योरेंस बिजनेस में थ्रू द ब्रांच, वैसे फॉरेन की है, थ्रू द ब्रांच यहीं पे इंगेज्ड है इंश्योरेंस बिजनेस में। तो ये प्रॉपरली एक्सप्लेन है कौन कौन सी कंपनी, लॉयड एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, लॉयड एक्ट जो भी है। देन आज की एक मेन बात करें, ये छोड़ दीजिए पैरेलल जो भी अमेंडमेंट है, ये एक और दूसरा क्लैरिफिकेशन है। जैसे पहले डीडीए का आया था, अभी दूसरा क्लैरिफिकेशन है। किस बात को लेके? बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी, कि ये जीएसटी लगेगा कि नहीं, किस पे? फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। कौन सी? कोई मैनेजमेंट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, किसको? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ, किसको? दिल्ली हेडक्वार्टर। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि मोस्टली अगर हम कुछ सर्विस, मोस्टली अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है ना, वो माफ होनी चाहिए, गवर्नमेंट अपने आप पे टैक्स क्यों दबाएगी। अब हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एमसीडी को, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वाला को डाउट आया होगा, तो ये आपका रहा इशू। एमसीडी रिसीविंग द सर्विस सच एज हाउसकीपिंग, जैसे हमारा ऑफिस है, सरकारी दफ्तर होता है म्यूनिसपैलिटी का, तो उसको साफ कराने के लिए हमने सर्विस ली, 5-6 लोगों की टीम बुलाई हाउसकीपिंग के लिए, सिविल मेंटेनेंस के लिए कोई काम कराने के लिए, फर्नीचर मेंटेनेंस के लिए, या हॉर्टिकल्चर के लिए, फ्रॉम फैसिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी जो एक काम करते हो, अर्बन क्लैब लगा लीजिए, या कोई टीम आजकल चल रही है किराए पे, हमें बताइए, हम पूरी टीम भेजेंगे, पूरा साफ सफाई, हाउसकीपिंग, फर्नीचर की मेंटेनेंस, सिविल मेंटेनेंस जो भी है, एक सरकारी दफ्तर में काम हो रहा है, सिंपल भाषा में, फॉर द अपकीप, नया नहीं बन रहा, जस्ट फॉर मेंटेनेंस, जस्ट फॉर मेंटेनेंस। दिवाली पे हम घर पे कोई साफ सफाई बुला लें, वो साफ सफाई भी करेंगे, वॉशरूम भी क्लीन होंगे, कबर्ड्स भी क्लीन होंगे, कई चीजें, सोफास भी क्लीन होंगे, सब कुछ करने के लिए, बट यहाँ पे सर्विस लेने वाला कौन है? सरकारी दफ्तर, म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। इशू विच अरोज, हम उनको पैसे भी देंगे, बिल्कुल मना नहीं कर रहा, फ्री में काम नहीं कराएंगे, पैसे भी देंगे। वॉज वेदर सच सर्विसेज रिसीव्ड बाय देम आर एग्जम्प्ट, क्या हमने उनसे जो सर्विस ली है, क्या वो एग्जाम्प्ट है? मैं क्या, तुम्हें कैसे लगा कि हम सरकार है तो हमारा काम माफ होना चाहिए, हमें कोई सर्विस देगा, हाँ पैसे हम देंगे, चलो गुंडागर्दी नहीं है, पैसे हम देंगे, पर उस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। पर मैं आंसर वाइज चलूं तो यहाँ पे तो वैसे आंसर है ही है, ऊपर तो जो लिखा हुआ है, clarified that GST is applicable on the services provided by management agencies to MCD Delhi headquarter for upkeep of the headquarter building at applicable rates as these services are not covered under the scope of entry 3A or the notification। अब 3A कौन सी हुई? माफ वाली, जो लोकल अथॉरिटी म्यूनिसपैलिटी को सर्विस देते होंगे, तो ये नीचे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख भी क्या हुआ दूर से, 243G एंड 243W, याद है ना, assumption की बात चल रही है भाई, एग्जाम तो पूछ रहा है वो, तो ये थोड़ा फ्री है, फ्री थोड़ी है, पैसे देगी एमसीडी, पैसा देगा किसको? उस फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस वाले को। बट पॉइंट इज दैट था कि उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, हमने उसको माफ नहीं किया है। पढ़िए, सर्विसेज ऑफ फैसिलिटी मैनेजमेंट जैसे हाउसकीपिंग जो भी है, नॉट सप्लाइड इन रिलेशन टू परफॉर्मिंग एनी फंक्शन इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी या कोई पंचायत को लेके, तो ये हमारे स्कोप में कवर नहीं होता है, तो मतलब जीएसटी लगेगा, मतलब जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब पॉइंट था, ये कुछ मोस्टली खाली पेजेस भी हैं। ये आईटीसी को लेके बात करूं, एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, बड़ी प्यारी अमेंडमेंट आई है, छोटी सी है, क्लैरिफिकेशन ऑन द अवेबिलिटी ऑफ, किसको लेके? क्या, वही क्वेश्चन होता है, क्या हमें क्रेडिट मिलेगा? मैं क्या, क्यों, क्या होगा भाई? एज पर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 16 ओके, 16 याद है, 16 की कंडीशंस, कि पहले तो 4 महीने गुड्स रिसीव होनी चाहिए, फलाना होनी चाहिए, रिटर्न भरी होनी चाहिए, टैक्स पेमेंट होनी चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, उसके बारे में, विच हैव बीन डिलीवर्ड बाय द कौन? सप्लायर एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस अंडर अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब पहला डाउट, किसी ने नहीं सुना, मैंने भी नहीं सुना भाई मेरे, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? झूठ बोली जाओ, एक्स वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? गेम में क्या होता है, वैसे आप एग्जांपल से ही समझ जाएंगे, मैं इसके पैरों को पढ़ने से बजाय आपको सीधा गेम के बात पे ले आता हूँ। कहता होता क्या है कि एक होता है ओ ई एम होता है, मैं कहा ये कौन आ गया? कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो मैं यहाँ पे एक और मान लेता हूँ, कार मैन्युफैक्चरर, कौन आ गया? कार मैन्युफैक्चरर। आप इसमें किसको ले सकते हैं? नेक्सा, जो कार्स मैन्युफैक्चर करता है। ये ऑटोमोबाइल डीलर आ गया, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, जो चंडीगढ़ में आई थिंक सो नवदेश है, नवदीप है, मुझे याद नहीं, नवदेश ऑटोमोबाइल्स, ठीक हो गया। ये नवदेश ऑटोमोबाइल्स है कहाँ का बच्चे? चंडीगढ़। और ये कार मैन्युफैक्चरर है कहाँ का? मान लीजिए मुंबई।
ये बाबूजी कहाँ बैठे हैं? मुंबई। ये डिलीवरी करता है कार्स की, डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज, फिर भी बात तो सर बात वही आ गई। तो मैं समझ गया आपकी बात काफी हद तक कि नेक्सा है, ठीक है, मुंबई का है, वो कार बनाता होगा, ये नवदेश वाले चंडीगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया में कार्स को बेचते होंगे, सब बात ओके है। चक्कर क्या है? डिलीवरी ऑफ गुड्स अंडर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब ये खुद तो गाड़ियां इसके यहाँ भेजता नहीं होगा जी, बिल्कुल सही। ये गाड़ियां बेचते हैं ट्रांसपोर्टर। किनके थ्रू बच्चे? ट्रांसपोर्टर। आप जानते होंगे। अब मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्टर है बी लिमिटेड, कोई ट्रांसपोर्टर है बी लिमिटेड, क्वेश्चन समझ लो, केस समझ लो, बस सारी बात 4 पेजेस के ऊपर है। बी लिमिटेड ट्रांसपोर्टर है, तो कॉमन सेंस की बात है, यहां से गाड़ी लेके बेचारा चलेगा एंड यहाँ पे पहुंचेगा। डाउट आया इस ऑटो डीलर को, मुझे आईटीसी कब मिलेगा, मुझे कब मिलेगा? आप तो कहते थे ना आपके पास गुड्स क्या होने चाहिए? अवेलेबल, रिसीव्ड। तो मैं क्या जी, गुड्स अभी निकले हुए हैं, रास्ते में हैं, बट अभी मेरे पास पहुंचे नहीं है। तो सरकार ने इस पे अमेंडमेंट कर दी है कि गुड्स आ रहे हैं भैया, ट्रांसपोर्ट में ही आ रहे हैं, बट हम आपको क्रेडिट कब दे देंगे? जब इक्विपमेंट ओ ई एम जो भी है, इसकी फैक्ट्री गेट से, कब से? फैक्ट्री गेट से गुड्स क्या हो जाएंगे बच्चे? आउट। क्या हो जाएंगे? आउट। गुड्स आउट हो जाएंगे, तभी आप क्रेडिट ले सकते हैं, इवन दो अभी तक आपने गुड्स रिसीव नहीं किए। तो गेम समझ लेते हैं, बस छोटी सी बात है। कहता ऑटोमोबाइल सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑटोमोबाइल डीलर and the OEM is generally X works contract होता है। generally as per the terms of contract, property in goods that is vehicle passes to the dealer at the फैक्ट्री गेट। आपको तभी से आपको दे दिया जाता है, अब तेरी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं मिली, ऑफ द ओईएम फैक्ट्री व्हेन द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द transporter at the instance of the dealer and the delivery on the part of OEM is complete at his, मेरी तरफ से एज अ मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री गेट पे ट्रक में व्हीकल चढ़ा दिए, मेरा काम खत्म, मैं अंदर आके बैठ जाऊंगा कि हाँ भी काका और कार्स बनाओ, सिंपल। अब गाड़ियां कहाँ है? ट्रक में। पहुंचनी कहाँ है? चंडीगढ़ ऑटोमोबाइल वाले के पास। पॉइंट इज दैट क्रेडिट कब मिलेगा? जब गुड्स पहुंचेंगी या फैक्ट्री गेट पे जब हैंड ओवर कर दी? तो उन्होंने कहा जब हैंड ओवर कर दी फैक्ट्री गेट पे। तो आपके सामने आंसर है, ट्रांसपोर्टर में भी अरेंज भाई, थोड़ा ज्ञान की बात है, ट्रांसपोर्टर कौन अरेंज करते ज्यादा गया? ओईएम, खुद नेक्सा वाले कर देंगे ऑन बिहाफ ऑफ डीलर, होगा तेरा भी, आप पैसे तो देगा। एंड वेयर इंश्योरेंस इज अरेंज, शायद सर मैं कहूंगा जी गाड़ी आ रही है 10, बड़ा खतरनाक काम है, 10-15 लाख की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी आ रही है, इनका इंश्योरेंस भी करा दो सर, कोई गाड़ी ठुक जाए, दिक्कत आ जाए, गाड़ी टूट जाए, तो वो तो चलो फीचर्स है यार, आपके कहने पे मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इट मे ऑल्सो बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द डीलर, ये भी कर सकते हैं। एनी क्लेम इन लॉस, जो भी होगा वो लॉस बाय डीलर ही होगा। कल को कुछ हो गया, रास्ते में पता चला नुकसान हुआ, डॉक्यूमेंट सारे आपके नाम पे, एज अ डीलर के नाम पे, मैं तो फैक्ट्री गेट पे गाड़ी को चढ़ा के फ्री, हाँ कहेगा ट्रक अरेंज करना है मैं फोन कर देता हूँ, हमारे लिंक्स हैं, कहेगा इंश्योरेंस कराना है मैं करवा दूंगा। इशू वही आपके सामने है, विच रॉज फॉर कंसिडरेशन वॉज वेदर ITC can be waived by dealer only after the vehicles are आंसर में क्या होगा? Physically received by dealer at his business premise, or ITC can be waived on the date the vehicles are billed to him, जिस दिन बिल बनाया। अब मैं कह सकता हूँ बिल टू हिम, बिल टू हिम, आज तारीख है 2 सितंबर 2025, ठीक हो गया। आते आते चेन्नई अभी बाहर से चल रहे हैं, व्हीकल पहुंचेंगे जी, मान लेते हैं अपने पास 3 कब बच्चे? अक्टूबर। पॉइंट इज दैट क्रेडिट कब मिल सकता है? सर वैसे तो फिजिकली बोला था, गुड्स सामने होनी चाहिए, पोजेशन होना चाहिए, ही मस्ट हैव पोजेशन ऑफ गुड्स, बट चेंज हो चुका है। एंड हैंडर ओवर टू द ट्रांसपोर्टर बाय ओएम फैक्ट्री, हमने उसको इस दिन क्या कर दिए? हैंड ओवर। क्या कर दिए? हैंड ओवर। कुछ नहीं कहानी है यार, इतनी बड़ी, आंसर क्लियर है। In such scenario, property in the said goods are considered to have passed dealer by or handing over the said transporter factory gate, meaning thereby that the goods can be considered have been delivered to the RP, the RP मतलब dealer, through the transporter by the OM factory gate पे। Supply can be considered frustrated at the factory gate, even though the goods may be physically received by a registered person after the transit। गुड्स चाहे बाद में मिलेंगे, बट क्रेडिट पहले मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, एक्स वर्क
contract model in automobile sector, ITC can be taken by the dealer when सारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी वैसे, OEM hands over goods to the transporter at the factory gate। ये उनकी फैक्ट्री है, गाड़ी यहाँ पे लोड करी इसने, भाई ले जा, ये चंडीगढ़ यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो आप जिस दिन डेट ऑफ लोडिंग कह दो, वैसे लोडिंग इज नॉट अ वर्ड, जिस दिन हैंड ओवर टू अ ट्रांसपोर्ट फॉर द ट्रांसपोर्टर टू द फॉर द ट्रांसशिपमेंट, देन ये वर्ड आपके सामने आ जाएगा। ये फिर और ज्यादा अमेंडमेंट्स पे खेल पड़े। आंसर पे चलोगे तो आईटीसी कैन बी अवेल ऑन द डेट द व्हीकल्स आर बिल्ड एंड हैंडर ओवर टू द किसको, ट्रांसपोर्टर बाय ओएम एट हिज फैक्ट्री, तो उसी दिन आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ये सारा पैरा वही है, नथिंग टू चेंज, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉर अ लैंग्वेज बेटरमेंट यू कैन पर्सनली रीड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सारा फॉर अ लैंग्वेज की, मैं अगर सेंटेंस बनाना हो तो उस लैंग्वेज बनानी हो तो यू कैन स्टडी फ्रॉम दैट। तो सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ अदर गुड्स ऑल्सो वेयर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड रिसिपिएंट इज अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो कहते हैं सेम प्रिंसिपल। कल को मान लो गाड़ी छोड़ो, कोई और प्रिंसिपल है, कोई और व्हीकल है, कोई और थिंग है, कोई और प्रोडक्ट है, कोई और सर्विस है, कुछ भी है, बस अगर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, EXWX वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, देन वहां पे भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। ये आपके सामने है, कुछ रास्ते में रहेगा तो हम बात कर लेंगे, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग इट्स नथिंग टू वरी अबाउट दैट। और इसी को लेके फिर डाउट आया, नो आईटीसी कब कब, तो फिर जब आईटीसी की बात चली है तो फिर पूरी बात चलेगी भाई सब ब्लॉक को लेके या गुड्स लॉस को लेके, जैसे गुड्स लॉस्ट हो जाए, ब्लॉक क्रेडिट, सारा सारा 5F याद आ गया होगा। गुड्स यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, अब गाड़ी तो चली थी 10, 3 गाड़ियां घर पे रखवा ली, नॉन बिजनेस पर्पस पर्सनल यूज कर रही हैं, या गुड्स आर लॉस्ट स्टोलन डिस्ट्रॉयड रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ फ्री सैंपल या गिफ्ट, कुछ भी लगा लो यार, कुल मिला के वहां पे फिर क्या करना पड़ता था, जीएसटी रिवर्स करना पड़ता था, क्रेडिट लिया है या क्रेडिट मत लो, सिंपल। इफ गुड्स आर फाउंड टू हैव बीन diverted for non-business purpose at any stage either before physically receiving the said goods at his business premises और थोड़ा ज्ञान थोड़ा मजा है, या तो ले आके शोरूम में गुड्स 3 गाड़ियां घर पे ले जाओ, या subsequently the RP shall not be entitled to ITC on such goods in terms of section जो भी है। further if at any time after receiving the goods such goods are क्या हो जाए बाद में, चलो लॉस्ट हो जाए, चोरी हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, राइट ऑफ हो जाए, डिस्पोज ऑफ हो जाए, गिफ्ट ऑफ फ्री सैंपल बांट दो, हमने आपको गुड्स क्यों दिए थे या क्यों परचेज करवाए थे, उस पर आईटीसी क्यों दिया था, या आप उस गुड्स को आगे फर्दर सेल करेंगे, ना कि चोरी, ना कि सैंपल, ना कि स्टोलन, ना कि कोई बाइफिकेशन, द आरपी वुड नॉट बी, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इंटाइटल टू द आईटीसी इंस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स को लेके, तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। वही बात आ गई 17(5), हाँ मैं F कह रहा था, वो गाड़ी के ऊपर था, 17(5) का क्लॉज कौन सा, H लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में दिया हुआ है, यू कैन सी ओके। और ये कुछ नहीं, कोई बेयर एक्ट की हमें जरूरत नहीं बच्चे। ये आ गया। नेक्स्ट एक छोटा सा और पॉइंट है, टैक्स इनवॉइस को लेके अगर मैं बात करता हूँ, क्रेडिट एंड डेबिट नोट को लेके, बच्चा कहता है ये क्या आ गया, टाइम लिमिट आ गई जी फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस स्पेसिफाइड इन केसेस, कुछ ही केसेस हैं, सारे नहीं है, 30 दिन का पॉइंट है, सिंपल बात कर रहा हूँ। वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, कहता है अगर रेसिपिएंट को बिल काटना पड़े, रेसिपिएंट बिल कब काटता है, रेसिपिएंट बिल कब काटता है, सिंपल सी बात है, रेसिपिएंट में, वेयर रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू इनवॉइस, रेसिपिएंट में मोस्टली केसेस में आरसी हो सकता है कुछ भी, कि आपने बिल पे करना होगा, तो आप यहाँ पे देख सकती हैं नॉर्मल पॉइंट्स में, मैं लॉ तो इसका अंदर से देखते हैं, आपको पता है सीधा मेन क्रक्स ये रहा, इनवॉइस टू बी इशूड बाय रेसिपिएंट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इफ ही इज लायबल टू, इफ ही इज, मैं पहली बार कहा, लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9394, याद आ गया होगा वैसे 93, ठीक होगा सिंपल सी बात में, या तो गवर्नमेंट रिकमेंडेशन या हमने आरसीएम पढ़ा था, आरसीएम या गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, एंड रिसीव सप्लाई फ्रॉम किससे, अनरजिस्टर्ड से, consequently the time limit for issuing the tax invoice in case of RCM mechanism prescribed newly inserted section 836, newly inserted क्या कहते हैं, for provide that सारे repeat बहुत है इनका, क्या कहते हैं issued under clause F, बहुत ज्यादा लिखा होता है, सब सेक्शन 3 और सेक्शन 31, सेक्शन 31 आपको पता है किसकी बात करता है, सेक्शन अगर 31 की बात कर लो किसकी बात करता है, इनवॉइस बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर 9394, पहले चैप्टर 93 जिसमें 95 थे, 91 92 93 94 95, याद होगा, 91 फॉरवर्ड चार्ज, 92 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 93 रिवर्स चार्ज, 94 गवर्नमेंट रिकमेंडेशन, 95 ईसीओ, याद आ गया होगा। ही शैल इशू द सेड इनवॉइस विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days, बस ये छोटा सा वर्ड ऐड हुआ है, तो क्या, फ्रॉम द डेट ऑफ किससे, रिसीट ऑफ सप्लाई से, जब उसको मिलेगी, या सर्विस से, एज अ केस में, ये सर ने क्रक्स लिखा हुआ है, छोटू जा, इनवॉइस टू बी इशूड विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेड सप्लाई,
जब आपको सप्लाई मिल चुकी है उसके विद इन 30 डे ओपन जर्नल सेक्शन है कि मैं कब बिल काटूं। टाइम ऑफ सप्लाई वैसे बता देगा बिल आपको कब काट देना चाहिए, वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है। बट फिर भी अगर कुछ ना पता चले रिवर्स चार्ज केस में, इस केस में आप 30 दिन के अंदर बिल काट दीजिए फ्रॉम द रिसीव ऑफ गुड्स और सर्विस। तो ये कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ ये बिल्कुल टाइम पास है, ये प्रमोटर्स वाला एक सेक्शन था, मैंने आपको बताना था, नहीं लीव इट। तो ये रहा, दस invoice to be issued within a period of 30 days from the date of receipt of said supply of goods as the case may be। सिंपल। आगे चलते हैं। तो ई वे बिल पे छोटू जा, बिल्कुल छोटू जा, क्या जनरेशन ऑफ यूनिक एनरोलमेंट नंबर आप जनरेट करेंगे। हैंडीक्राफ्ट गुड्स याद आ गया होगा, जिसके लिए हमने कहा था कि कोई वैल्यू ऑफ 50,000 मैटर नहीं करता, याद आ गया होगा। तो वहां पे पॉइंट क्या था, इनको ना रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेनी पड़ती जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स में काम करते हैं, पर इनको ई वे बिल काटना मैंडेटरी है, पढ़ा भी था जो लिखा गया। डेटेड नोटिफिकेशन नंबर इस दिन से लेके एप्लीकेबल फॉर प्राइस ऑफ फॉलोइंग पर्सन रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल शेल सबमिट द डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अपॉन वैलिडेशन ऑफ किससे, हाँ फॉर्म पे भरेंगे कब से, वैलिडेशन ऑफ डिटेल्स होने के बाद, 100 फर्निश जो हमने भरी, यूनिक एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा जो कम्युनिकेट किया जाएगा। एन अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो मेकिंग कर रहा है कौन सी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसके, हैंडीक्राफ्ट गुड्स जो एग्जम्प्टेड हैं फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं उनको रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। फिर बच्चा कहता है जब मेरे पास नंबर ही नहीं है जीएसटी नंबर तो मैं ई वे बिल की फाइल करूंगा, नहीं आपके लिए ई वे बिल मैंडेटरी है, वैसे हमने पढ़ लिया था, चलो तो फिर दोबारा से कहा जाता है आर रिक्वायर्ड टू जनरेट ई वे बिल इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, तो यही था। या दूसरा व्यक्ति कौन है, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग टू जनरेट ई वे बिल, जब तो खुद ही वो जनरेट कर लेगा, खुद ही कह दे कि हाँ मैं ई वे बिल जनरेट कर दूंगा। ये एक छोटा जाना पेमेंट ऑफ टैक्स को लेके पॉइंट आया, जहां पे सेक्शन अब तक 73 या 74 बच्चे वर्क करता था, अब वहां पे एक और सेक्शन उन्होंने ऐड कर दिया 74A। फर्क कुछ नहीं है, सारा सेम चल रहा है, सब ये रूल सेम है। रेफरेंस दी हुई है 80 इन 88B, वो टैक्स लायबिलिटी वाली, अगर आपको याद आ गया होगा, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स पूरा एक्सप्लेन्ड है। पर ये आया किसको लेके था, ये तो आप जानती हैं, प्रोवाइड डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एनएस रिफंडेड, आईटीसी रॉन्गली वेड, जो भी है परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर पर्टिकुलर, इसको लेके आया ऑनवर्ड से 24-25 से तभी कराना। तो 73-74 में चल रहा है वही इंटेंशनल अनइंटेंशनल जो भी था, सप्रेशन ऑफ एक्ट, मैलिफाइड जो भी है, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, प्रोवाइड फॉर सेम लिमिटेशन पीरियड फॉर इशूइंग डिमांड नोटिस के लिए एन ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड फॉर फाइनेंशियल, इसको लेके इनको बस मेन याद रखना, इसको लेके है irrespective of whether the charge of fraud, willful misstatement, suppression of fact are involved or not, while keeping a higher penalty जो भी है फॉर केसेस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, विलफुल और suppression of fact, कॉन्स्टेंटली रेफरेंस इसको भी अब इसके अंदर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है फॉर डिटरमिनिंग द टैक्स लायबिलिटी। मतलब इसमें हम कुछ भी नहीं देखेंगे, चाहे वो विलफुल है फलाना है, उसको 74A में डाल देंगे, 24-25 के बाद से एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड से। तो मैं कहना चाहूंगा अमेंडमेंट क्या है, ये तो चलो बेरेक्ट तुम क्या पढ़ना, बस यहाँ देख रहे हो जहाँ पे ये चलता था साथ में कौन आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। और अंदर कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, बस जस्ट यू प्लेन रीड यू कैन डू, कि बस ये ऐड कर दिया 24-25 ऑनवर्ड से, बस 24-25 ऑनवर्ड से। रिटर्न चैप्टर में जस्ट एक जीएसटीआर 7 जो टीडीएस के रिटर्न है उसको लेके बात आई है, तो बाकी मैं देख पा रहा हूँ बस ये रहा। Therefore, earlier filing of monthly return in GSTR was linked to the किससे था, कैलेंडर मंथ in which tax has been deducted at source by TDS deductor। जिस मंथ आपने टीडीएस काटा उसके महीने में अगले में 10 तारीख तक का क्या करते थे, टीडीएस रिटर्न जमा कराते थे, वही पॉइंट है। Amended section mandates furnishing for each month by the TDS deductor irrespective, मेन पॉइंट। अब ये क्या कर दिया, इवन किसी मंथ में टीडीएस नहीं भी कटा, कोई काम ही नहीं था, तब भी आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, खाली रिटर्न, ब्लैंक रिटर्न, मतलब irrespective of whether any deduction, ये तो छोड़ दीजिए, has been made in the said month or not। Further, new section provides that the time within the 7 वो टाइम वही है बच्चे, मैं यहाँ बता देता हूँ। Every RP required to deduct TDS under section 51 electronic furnisher return every calendar month of the deduction made during the month in such form and manner within such time may be prescribed। time manner सबको पता ही है वैसे। Provided that said furnisher return for every calendar month whether or not, बस सिंपल बात में ये बात, सिंपल भाषा में, इवन उस मंथ में कौन सी कोई टीडीएस कटा ही नहीं है जीएसटी में, तब भी आपको उसकी रिटर्न ब्लैंक रिटर्न लिखते हुए कि दिस मंथ को हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए यार, इसलिए वजह से हैव मेड ड्यूरिंग द सेट मंथ, तो ये पॉइंट आ गया।
कब हुआ था आप जानती हैं, कब आती है, ऑन बिफोर द 10th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग कैलेंडर मंथ, सारा सेम है जो भी नोटिफाइड कमिश्नर है। और इसको लेकर रिलेटेड जहां जहां अमेंडमेंट्स आनी थी वो भी कर दी, वही रेफरेंस टू 74A लेट हुए जो भी हुए, परटेनिंग टू किस साल से बिलोंग करता है, वही पैरा जो पीछे पड़ा था, डिटो पैरा इन्होंने यहाँ पे भी क्या कर दिया, कॉपी, ये सारा ये लिखा हुआ है, ये वैसे यहाँ लिख दिया। इट हैव नोटेड दैट 74A शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल्स एट द फाइनल लेवल। अभी तो बस रेफरेंस आई है कि 73 74 74A भी आ गया, बट वो एप्लीकेबल है 2024-25 ऑनवर्ड से, तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये भी बस हर जगह बस वो सेक्शन क्या हो चुका है, ऐड। तो इतनी सी आपके मेरे अकॉर्डिंग अमेंडमेंट्स हैं, कुछ ज्यादा खास नहीं है, बड़ी छोटू छोटू सी अमेंडमेंट्स हैं। 25-30 मिनट जो भी लगे होंगे मे बी। एंड बड़े आराम से अपनी तैयारी करिए, सब कुछ इन गुड हैंड्स है, सब कुछ ठीक है, लॉ आपने पढ़ा हुआ है, समरी सब रेडी है। तो छोटी छोटी चीज होती है, कई बार कोई आ जाए तो 1-2 नंबर के लिए मिल जाए, बट एज नॉट सीरियस। एंड नॉर्मल अपनी तैयारी करते रहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप लोग सब, अपने लॉ पढ़ा हुआ है, लॉ पे ग्रिप रखिए, बस ये रहे कि मुझे लॉ याद है। लाइक जीएसटी में तो मुझे छोटी छोटी चीजें आती हैं, ई इनवाइसिंग हो जाता है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवाइस, कंसोलिडेशन ऑफ बिल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, उसके रिटर्न्स का पॉइंट, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, कब रजिस्ट्रेशन है, पर्सन नॉट लायबल कब है, या कब पीओ हमारा नंबर कैंसिल कर सकता है, 88 बी है, 86 बी है, रूल क्या है। तो कई बेसिक छोटी छोटी चीजें, उनको बस एक गो थ्रू लेके चलिए प्रॉपरली। कॉम्पोजिशन मिक्स सप्लाई का क्या डिफरेंस है, शेड्यूल्स 1, 2 एंड 3 में क्या क्या है, 3 में कौन कौन से नाम याद करने हैं, 1 में कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक एक चीज को थोरली देखेंगे तो क्या बनेगा। एग्जाम्पशंस तो चलो पढ़कर ही है यार, गॉड ग्रेस, क्वेश्चन करके ही पता चलेगा। 6 चैप्टर वेरी क्लियर, प्लेस ऑफ सप्लाई प्रॉपर, उसके एग्जांपल्स टीच करिए, प्रॉपर ध्यान से पढ़िए, स्पेशली 7 कॉम्पोजिशन एग्रीगेट टर्नओवर जरूर पढ़िए, उसकी किस किस को कॉम्पोजिशन नंबर नहीं मिलता, एंड टर्नओवर कैसे काउंट करते हैं, उसमें कौन सी सप्लाई आती है एग्रीगेट टर्नओवर में, कौन सी नहीं आती, प्रैक्टिकली मेन चीज है। एंड प्रोसीजर, हर चीज का 1-2 बार प्रोसीजर भी पढ़ लेना चाहिए, बट यूजली कम आता है, बट पढ़ 8 नॉर्मल टाइम, 9 वैल्यू, आईटीसी तो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट सारे हैं, बस में सेक्शन वाइज जो पढ़ी, जैसे 49 आता है, 50 आता है, 51 52 आता है, टीडीएस टीसीएस, 50 प्रोसीडिंग्स लेके 49 वो पूरा पेमेंट ऑफ टैक्स को लेके उसके 10-11 पॉइंट हैं, तो उसको केस स्टडी की तरह पढ़िए, अगर ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए तो क्या करना है, उसी अकॉर्डिंग वो हेल्प कर पाएगा, अदरवाइज ये हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चे, बाकी रेस्ट कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछेंगे, मुझे बता देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, बट इस क्लास को अभी नहीं, आप उस पेपर के टाइम पे देखिए। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।